स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। लास्ट हेडिंग रह रही थी आपकी, ये आपका चैप्टर अब फिनिश हो जाएगा। इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं? आई से। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम लोग ये इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मतलब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो प्रोपोर्शनल है किसके? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के। आ रही बात समझ में? यानी सोल्यूट की क्वांटिटी जितनी होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही होगी। लेकिन समस्या वहाँ पैदा हो जाती है बेटा जहाँ पर हमने डाला 1 मोल लेकिन अंदर जाके वो 2 मोल हो गया। यानी क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। या कभी कभी हमने ऊपर डाले 2 मोल लेकिन अंदर जाके वो क्या हो गया? जुड़ गया। इसका मतलब वो क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। वहाँ तो क्वांटिटी चेंज हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसी आएगी ही नहीं। लेकिन जरा सा समझिए कि क्या मतलब है इसका। देखिए, मैं यहाँ पर एक लिक्विड लेती हूँ। जैसे ये मैंने एक लिक्विड ले लिया। क्लियर? लिक्विड लिया। लिक्विड लेने के बाद इसमें ये लिक्विड हो गया हमारा। आ रही बात समझ में? लिक्विड लिया, मैंने यहाँ पर सॉल्यूट डाला। ये तो लिक्विड हो गया आपका। और हमने यहाँ पे क्या डाला? एक सॉल्यूट डाला। सॉल्यूट क्या डाला हमने? 1 मोल ऑफ शुगर डाली हमने। कितनी? 1 मोल। ठीक है, अब आपको पता है कि शुगर है वो तो ना तो एसोसिएट होती है और ना ही डिसोसिएट होती है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमने 1 मोल जो क्या डाला है? शुगर डाला है बेटा। उसमें क्या है? वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करेंगे हम? तो क्या आएगा? 1। क्योंकि देखा है जब हम ना ही वो एसोसिएट हो रही है ना ही वो डिसोसिएट हो रही है, इसका मतलब उसकी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये किस पर, वो ये नियम किस पे लागू होगा? यहीं पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी दोनों प्रोपोर्शनल रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमको ये पता है कि 1 मोल अंदर जाकर ये टूटता नहीं है, तो 1 मोल वही हो गया ना, एक तो बात है। लेकिन समस्या तब पैदा हो जाती है बेटा जब हम 1 मोल कोई और डालें। इसका जैसे हमने NaCl डाला 1 मोल का। अब आपको पता है कि 1 मोल जब हमने NaCl डाला है तो हमने सोचा कि यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल के रिस्पेक्ट में आएगी, इसी तरीके से आएगी जैसे शुगर की आई। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। क्यों? क्योंकि शुगर तो नहीं टूटता, लेकिन बेटा आपका जो NaCl है वो टूट जाता है। आपको पता है कि जो NaCl है वो ब्रेक हो जाता है किसमें? 1 मोल ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ Cl माइनस। आ रही बात समझ में टूट जाता है। इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन है वो गलत आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है हमें। इसे हमें क्या करना पड़ता है? डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। इस डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें एक फैक्टर की जरूरत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वेंट हॉफ फैक्टर। आ रही है बात समझ में? उसे क्या कहेंगे हम? वेंट हॉफ फैक्टर। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता ही दिया, NaCl Na+ और Cl माइनस में होगा, यानी डिसोसिएट होगा। अब बेटा ये देखो, जब T हमने 0 लिया, कब? डिसोसिएशन पर चालू नहीं है, यहाँ पे डिसोसिएशन चालू नहीं है। तो हमने पहले आप देखो ऊपर से हमने 1 मोल डाला, लेकिन यहाँ पर जो है 1 मोल डाला है, लेकिन पहली स्टेज में तो कुछ भी नहीं है ना, 0 फिर बेटा जब T हमने T लिया तब क्या होगा? देखो T टाइम बाद यहाँ पे ये क्या है? ये तो नष्ट हो गया क्योंकि हमने जो ऊपर से डाल दिया है, तो ऊपर तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 0। लेकिन यहाँ पे हमें ये टूटने के बाद कितने कितने मोल मिले? 1 मोल और 1 मोल। आ रही है समझे? सपोज तब मैंने NaCl के कितने मॉलिक्यूल लिए? 1 मोल लिए। उसी केस में Na और Cl कितने बनेंगे? 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि अभी तक डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है, आ रही बात समझ में? अब T इज इक्वल टू एनी टाइम ऑफ T लें, T इज इक्वल टू एनी टाइम ऑफ T लेते हैं, तो इसमें NaCl पूरा टूट जाता है बेटा। तो कितना टूटता है? NaCl Na+ में और Cl माइनस में, दोनों के 1 मोल निकले। आप जरा समझिए, थ्योरिकल सोच रहे हैं कि हमने ऊपर से 1 मोल डाला, देखा हमने थ्योरिकल यानी ऊपर से हमने क्या डाला? 1 मोल डाला, लेकिन वो अंदर जाकर टूट गया। एक्चुअली वो 2 हो गए, यानी थ्योरिकल तो आया बेटा आपका 1, ठीक है, और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आया आपका कितना बेटा? 2। आ रही है बात समझ में? तो क्या है? एक्चुअली वो 2 में हो गया। Na+ और Cl माइनस हमें ऑब्जर्वेशन में मिले हैं, तो क्या होगा बेटा? 2 मिले हमें, फिर तो प्रॉब्लम हो गई, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सही आ ही नहीं सकती।
दोनों अलग अलग हो गए, तो कैसे सही आएगी? तब बेटा क्या होगा, तो हमें एक फैक्टर की ज़रूरत होगी। देखो यहाँ पे थ्योरिकल वैल्यू अलग आ रही है और ऑब्जर्वेशन अलग आ रहा है, तो हमें किसकी ज़रूरत होगी? एक फैक्टर की। ठीक है, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए हमें एक फैक्टर की ज़रूरत होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? वेंट हॉफ फैक्टर। क्लियर? वेंट हॉफ फैक्टर। आ रही बात समझ में? अब इसी तरीके से हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे? I इज इक्वल टू बेटा ऑब्जर्वेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, नीचे क्या आएगा? थ्योरिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी ऊपर हमें रखना है ऑब्जर्वेशन और नीचे रखना है थ्योरिकल। इसी को हम कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। अगर मैं बोलूँ NaCl वाले केस के लिए वेंट हॉफ फैक्टर निकालो, तो कैसे निकालेंगे बेटा? देखो इस NaCl वाले केस के लिए तो आपको पता है I क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? 2, ठीक है, और I क्या है, थ्योरिकल क्या है? 1, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 2, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1। आ रही है बात समझ में? तो ये तो बेटा डिसोसिएट का केस है। अब हम लोग डिसोसिएशन के केस की टेबल बनाते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा। कैसे? डिसोसिएशन में बेटा पहले हमें निकालनी होती है, इसमें पता चलती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिर हमें निकालने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी क्या निकलेगी, और फिर है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आ रही है बात समझ में? डिसोसिएशन बेटा अभी तक तो डिसोसिएशन ही पढ़ेंगे, पहले तो डिसोसिएशन जानते हैं क्या होता है। अब आपने देखा कि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ I इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना I इज ग्रेटर देन 1, कर सकते हैं ये बात डिसोसिएशन में। अब डिसोसिएशन के बाद बेटा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट देखना है। आपको पता है कि डिसोसिएशन में जो वो है सॉल्यूट की क्वांटिटी इक्वल होती है, मतलब इक्वल मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। क्यों? जितना आप सॉल्यूट डालोगे ज़्यादा उतना डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, है ना, तो ये बढ़ेगा। कॉलिगेटिव, अब आपको पता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये जब बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बेटा हमसे ध्यान रखना कि जब मोलर मास, अब यहाँ पे आपने डाला था NaCl, पूरा एक कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पे जो है मोलर मास अगर हम सॉल्यूट का निकालेंगे यानी Na का अलग निकलेगा, फिर Cl का अलग निकलेगा, है ना, तो दोनों का निकला ना अलग अलग, और यहाँ पे पूरा NaCl का निकल रहा था, तो बेटा देखो कम हो गया ना, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर एक एटम का निकल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? कम। अब एसोसिएशन का क्या होता है? ऐसे ही हम एसोसिएशन का भी निकाल सकते हैं बेटा। कैसे? पहले का एग्जांपल समझ लो, C2H5COOH, है ना, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब आपको पता है इसके अगर हम बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको बताया था कि डाइमर्स बन जाते हैं, यानी ये जुड़ जाते हैं। तो C2H5COOH और क्या है, 2 मॉलिक्यूल ले लें, है ना, ये हो गया एग्जाम्पल। तो बेटा इसमें क्या है, जब 2 मॉलिक्यूल डाइमर्स बन गया, डाइमर्स मतलब क्या, ये 2 अलग अलग थे, 2 मॉलिक्यूल डाले थे हमने, और ये दोनों आपस में जुड़ गए, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए। इसका मतलब है अपने आप समझ लो कि जो बड़ा वो एटम बन गया, बड़ा कंपाउंड बन गया, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ गया, ठीक है, मास बढ़ गया। अब जब ये बढ़ गया तो अब देखो एसोसिएशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो है आपने डाला क्या था, बन गया ज़्यादा, है ना, और जब ये इसके प्रोपोर्शनल होता है तो ये भी बन गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या था, I इज ग्रेटर देन 1, और आप जब एसोसिएशन के लिए निकालोगे तो देखो आपको थ्योरिकल तो मिल रहा था 2 बेटा, और प्रैक्टिकली वो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है 1, तो आपको जब I की वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या रख रहे हो, पहले 1/2, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो क्या कि 2 इज लेस देन 1, तो यानी I इज लेस देन 1। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला तो आपको पता ही है I के लिए। अब इसका मतलब I के लिए हमें एक फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ लिया I के लिए, एक फॉर्मूला ये पढ़ा ना I के लिए। अब दूसरा फॉर्मूला बेटा I के लिए और बन सकता है किस पर डिपेंड होगा, मॉलिक्यूलर मास पर। देखो आप यहाँ देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के जस्ट अपोजिट है ना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, जब अपोजिट है तो फॉर्मूला भी इसका जस्ट उल्टा बनेगा। कैसे? ऊपर लिखेंगे हम थ्योरिकल मॉलिक्यूलर मास और नीचे लिखेंगे हम ऑब्जर्वेशन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? ये फॉर्मूला तो बेटा आपका जो है मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में है, और ये फॉर्मूला आपका
किसके रिस्पेक्ट में है, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में है। आ रही है बात समझ में? कोलिगेटिव मॉलिक्यूल मास की अपोजिट होता है। आ रही बात? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मास के अपोजिट होता है। तो बॉन्ड हैव फैक्टर की कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमने अभी तक कितनी पढ़ी, 4 पढ़ी है ना। एक तो पढ़ी थी RLVP XB के बराबर, एक पढ़ी थी आपने डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, ठीक है। तीसरी क्या पढ़ी थी आपने, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, और फोर्थ आपने पढ़ी थी पाई इज इक्वल टू CRT, पढ़ी थी ना। यही तो चारों पढ़ी थी। अब हमें ये पता है कि ये सारी की सारी किस पर डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर XB M मोलैरिटी और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये किस क्या है, ये सब क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो है सॉल्यूट की, ठीक है। अगर क्वांटिटी चेंज हो गई तो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस दिखाई देगा। फिर चेंज को हमें काउंट भी करना पड़ेगा। जैसे कि आप वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट कर लें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, सबको आई से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे, बस क्या करना है, सबको इनको क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे भी आई लगा देना, यहाँ पे भी आई लगा देना, यहाँ पे भी आई लगा देना। आप समझ में आ गया? अगर आपका सॉल्यूट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएटेड, उस केस में का वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ध्यान रखना, आ रही बात? अगर आपका सॉल्यूट नॉट डिसोसिएटेड है या एसोसिएटेड है तो उस केस में जो आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। आपने एक डाला और एक ही मिल रहा है, मतलब क्या है, थ्योरिकल भी 1 है और ऑब्जर्वेशन भी 1 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो वही यहाँ पे मैंने आपको ये 2 बता दिए हैं, डिसोसिएशन में आई ग्रेटर देन और एसोसिएशन में आई इज लेस देन। क्लियर हो गई? ये तो आपका बेटा वेंट हॉफ फैक्टर है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसे अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए। अब हम पढ़ेंगे, आपका एक टॉपिक छूट रहा था, वो था एजियोट्रॉपिक।